बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। भ्रष्टाचार के आरोपी जीपी सिंह पर पुलिस ने राजद्रोह का केस क्या दर्ज किया, सूबे की सियासत में ही भूचाल आ गया। बीजेपी राजद्रोह का केस करने के पीछे का आधार पूछ रही है तो सरकार का कहना है कि जीपी सिंह विपक्ष के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई जीपी सिंह सरकार के खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे, और अगर वो साजिश रच रहे थे तो क्या वाकई में बीजेपी की उनसे कोई सांठगांठ थी, जैसा कि सरकार इशारा कर रही है। और अब आने वाले दिनों में तय है कि यह लड़ाई और लंबी खिंचेगी। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो जीपी सिंह के मामले को लेकर जैसे ही यह खुलासा हुआ कि सरकार ने राजद्रोह का केस उन पर दर्ज करवा दिया है, दर्ज हुआ है क्योंकि कुछ अहम दस्तावेज उस छानबीन के दौरान मिले हैं जिसमें भ्रष्टाचार से संबंधित चीजें खंगाली जा रही थीं। अब उन फाइलों में क्या है हम नहीं जानते। उन फाइलों को लेकर भूचाल आ गया। राजद्रोह का केस, ऐसा पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ के इतिहास में कि भ्रष्टाचार को लेकर किसी पुलिस अधिकारी पर छानबीन चल रही हो, जांच चल रही हो, और उसके पास से मिले कुछ कागजों को लेकर सरकार ने अपने सरकार को अस्थिर करने की साजिशों का आरोप लगाते हुए सीधे राजद्रोह का केस दर्ज करा दिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी अब हमलावर है। आइए देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी का इस पर क्या कहना है। एडीजी रैंक का कोई अधिकारी हो और वो यदि षड्यंत्र में शामिल हो तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का अधिकार है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो सरकार के ऊपर खतरे की घंटी आ गई, और उसके बाद में उसके ऊपर राजद्रोह का मामला यदि कायम हो रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि ऐसा कौन कौन सा कार्य उन्होंने किया है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता के सामने सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई बात है, कहीं आग लगी है तभी धुआं उठा है, और कोई बड़ा षड्यंत्र का कोशिश था जो मिल करके, और इस प्रकार की जो बात आप जो कह रहे हैं उसको अंजाम देने का कोशिश था, तो जो हुआ है ठीक है। तो ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है बड़े सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ साजिश बेनकाब, क्या ऐसा हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है बड़ी खबर है। खंगाली रिश्वत खोरी निकल आया राजद्रोह। यह पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस को दिखी भ्रष्ट अधिकारी से बीजेपी की यारी। राजद्रोह के राज का खुलासा आखिर कब? क्योंकि जनता ये जानना चाहती है छत्तीसगढ़ की कि क्या वाकई में कोई साजिश थी, और अगर साजिश थी तो उसके पीछे सबूत क्या हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आरपी सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रिगेड प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हैं। संजय जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने सीनियर एडवोकेट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से प्रशांत शर्मा जी से भी समय लिया है ताकि वो इस पूरे मामले की जो कानूनी पेचीदगियां हैं या उसके जो दूसरे पहलू हैं वो भी समझा सकें। सबसे पहले मैं आता हूं आरपी सिंह जी के पास, क्योंकि सर आज सबसे पहला सवाल और सबसे लाजिम सवाल यही है कि भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे, राजद्रोह निकल आया, और अगर निकल आया इस तरह की कोई चीज मिली है तो कुछ थोड़ा बहुत तो हिंट कर दीजिए सर। ये आपको लग रहा है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है इसलिए इसे रोका गया है? देखिए अभिलाष भाई, हिंट करने के लिए मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जी। माफ कीजिए, मेरी आवाज मुझे स्पष्ट सुनाई देगी? जी, अभी ठीक कराते हैं, तकनीकी दिक्कत जो है। जी जी सर, बोलिए आप। तो मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मैं तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं, न कि सरकार का। लेकिन एफआईआर में जो धाराएं शामिल हैं उनके बारे में पढ़कर और जानकर आप बड़ा आश्चर्य होगा कि 124A यानी राजद्रोह, सत्ता या सरकार के खिलाफ आपके बोले गए, लिखे गए शब्द या संकेत जिससे सरकार के प्रति घृणा और लोगों में अविश्वास, अवमानना का भय पैदा होता है, उस समय आईपीसी की 124A धारा का इस्तेमाल होता है। दूसरी धारा लगाई गई है 153A। ये आईपीसी की धारा ये कहती है कि समाज के विभिन्न धर्मों के लोग, वर्गों के लोग के भीतर आपसी वैमनस्य पैदा कराने का प्रयास इस अपराध के तहत आता है।
और जीपी सिंह जी क्या कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जैसा आपने अभी टेलीविजन पर देखा और मैंने सुना, धर्मलाल कौशिक जी जिस आत्मविश्वास के साथ उनका प्रचार कर रहे थे, उनका बचाव कर रहे थे, और जानने की उत्सुकता थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शामिल हों या हमारी पार्टी का कोई शामिल हो, सरकार को पता चल गया हो। तो मैं बड़े आदर के साथ उन्हें कहना चाहूंगा कि समय का इंतजार कीजिए। अभी तो एफआईआर दर्ज हुई, तमाम सबूत सामने आएंगे, तमाम वो नाम भी बेनकाब होंगे जो इस खेल और खेला होगे में शामिल थे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ठीक है गर्व सर। किस बात का है साहब? एक मिनट, गर्व किस बात का है साहब? 15 साल बीजेपी की सरकार में जीपी सिंह के 15 साल का कार्यकाल उठा के देख, हमेशा मलाईदार कुश्ती पाते रहे। भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी उन पर मूसलाधार अब बारिश की तरह से आप नाती पर सकते ही। जगदलपुर जब वो एसपी थे तो अपने ही आईजी घर में छापा मार देते और सरकार चुपचाप तो सुनती रहती। पहाड़ सिंह, एक नक्सली जिसके ऊपर 47 लाख का नाम था, आत्मसमर्पण करता है डॉक्टर रमन सिंह के गृह जिले राजगांव में और बताता है कि 6 करोड़ रुपया मैंने नक्सलियों का अलग अलग व्यापारियों को दिया है उसको चेंज करने की। क्या रमन सिंह की सरकार ने कभी 6 करोड़ रुपए का हिसाब पूछा? तो आपको कितना मिला बता दीजिए कम से कम आज। ठीक है सर, बिल्कुल। मैं चलता हूं आगे संजय जी के पास। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा आरपी सिंह जी। संजय जी, ये बड़े गंभीर सवाल हैं और सवाल ये इसलिए है क्या क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में बहुत मलाईदार पदों पर रहे जीपी सिंह, इसलिए वो सवालों के घेरे में है? और क्या इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ साजिश हो रही थी क्योंकि जिस व्यक्ति को एंटी करप्शन ब्यूरो का हेड कभी बनाया गया था वही अब करप्शन के चार्ज में फंस गया है? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर बहुत गंभीर चर्चा करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके का आरोप मेरे मित्र आरपी सिंह लगा रहे हैं, बचकानी बात अर्थात एक गंभीर विषय पर किस तरीके की बचकानी हरकतें की जाती है, उसका शानदार प्रदर्शन अभी उन्होंने किया। देखिए, मैं आज राजनीतिक नहीं, राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह का जब विषय आता है, एक बहुत बड़ा मामला है। ये कोई किंतु परंतु या एक दूसरे का राजनीतिक रूप से आरोप, ये छोटे मोटे विषय नहीं है। इस पर तो यह है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, यदि इस तरह की इन्वॉल्वमेंट कहीं दिखाई देता है तो मैं आपके चैनल में कह रहा हूं उसकी सत्यता सामने आना चाहिए। और यदि नेता प्रतिपक्ष जो अधिकृत विपक्ष के नेता हैं सदन के अंदर में, यदि उन्होंने इस विषय को रखा है कि आपने धारा लगाई, बहुत अच्छा करी। यदि गंभीर है, इससे बड़ी धारा लगना चाहिए, गंभीर मामला है तो। लेकिन राष्ट्रद्रोह का जब विषय आ रहा है, आखिर उस व्यक्ति ने क्या किया है, ये कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आने की आवश्यकता है। ये हमारा कहना, हमारा और कुछ नहीं कहना इसमें। दूसरा विषय, जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे मलाईदार विभाग ये वो, तो क्या मैं ये मानूं 2.5 साल की एक छुट्टी देता हूं कि जो लोग 2.5 साल से मलाईदार विभाग में हैं वो तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आने वाले समय में उन पर यदि आरोप लगता है तो मैं यही शब्द कहूं क्या कि कांग्रेस जमाने में ये मलाईदार विभाग में थे और उनका कनेक्शन में गलत तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ में करूं क्या, ये मैं नहीं करूंगा। लेकिन आज एक बड़ा विषय आया है और जिस तरीके की प्रारंभिक तौर पर जो चीजें आ रही हैं, इन बातों को निश्चित रूप से गंभीरता के साथ में सोचने की आवश्यकता है। और कहीं ऐसा ना हो आरपी सिंह जी और अभिलाष जी, बता रहा हूं, कांग्रेस तो खुद डरी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके का दृश्य अभी सरकार में दिखाई दे रहा है कि इस तरह का मामला कहीं कांग्रेस के अंदर खाने से ना आ जाए कि सरकार को गिराने के लिए कुछ और विषय के लिए तो चारों खाने चित्त कांग्रेस पार्टी हो जाएगी, क्योंकि ये इनका चरित्र और इतिहास रहा है, ये चर्चा रही है। अभी जितने लोग भी इनके जा रहे हैं, चाहे हम पायलट जी की बात करें, सिंधिया की बात करें, कोई बीजेपी के लोग नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने घर को पहले संभाल लें और उसके बाद आरोप लगाए, कहीं ये चाल उल्टी न पड़ जाए। लेकिन इन सब से हटकर भी मैं अभिलाष जी ये कहता हूं, यदि विषय बड़ा गंभीर है, राजद्रोह का मामला है, राष्ट्रद्रोह का मामला यदि आता है तो बड़ी गंभीरता के साथ में यह विषय पब्लिक डोमेन में आने की आवश्यकता है कि आखिर जीपी सिंह क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम सीनियर एडवोकेट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रतीक शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। प्रतीक जी, आपके पास मैं आऊंगा और सर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब सरकार इतनी गंभीर धाराएं लगा देती हैं और क्या इतनी गंभीर धाराएं लगाने के बाद उसे पब्लिक डोमेन में लाने में कोई दिक्कत होती है सर? क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हम समझ सकते हैं कि चीजें प्रभावित होती हैं, लेकिन क्या सरकार इस तरह से उसे दूर रख सकती है लोगों की जानकारी से, या सही वक्त पर उसे डिस्क्लोज किया जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि राजद्रोह होता क्या है। जी, जब विधि द्वारा स्थापित
किसी सरकार के विरुद्ध जो कि भारत में हो, यदि कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जिससे जो सरकार है उसके प्रति घृणा या अपमान हो या होने का अंदेशा हो या फिर अप्रीति उदीप्त करे या उदीप्त होने का अंदेशा हो, ऐसी परिस्थिति में राजद्रोह का अपराध कायम किया जा सकता है। इसमें ये देखने वाली बात रहती है, क्योंकि बहुत ही पतली लकीर होती है, जैसे हमको बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये संविधान के द्वारा हमको प्रदत्त की गई है। तो किसी के द्वारा इसमें व्याख्या भी दी गई है, यदि सरकार की आलोचना की जा रही है जिससे सरकार का अपमान या सरकार के प्रति घृणा फैलाने की बात नहीं होती है, तो वो राजद्रोह के दायरे में नहीं आता है। इसी प्रकार यदि सरकार के किसी प्रशासनिक हमले के खिलाफ ऐसी कोई बात कही जाए या ऐसा प्रयास किया जाए कि सरकार को अपना मन बदलना पड़े, लेकिन उसमें भी कहीं पर कोई घृणा ना हो सरकार के प्रति, न ही सरकार को उखाड़ फेंकने की कोई साजिश हो, न ही उसमें सरकार का अपमान हो, तब राजद्रोह किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। यानी आप सार्थक आलोचना कर सकते हैं, आप जनता का सरकार है, जनता के लिए है, तो जनता अपनी बात मनवाने के लिए प्रयास भी कर सकती है, लेकिन वो विधि पूर्वक किया गया प्रयास होना चाहिए। ठीक। अच्छा, यहाँ पर प्रतीक जी मैं ये भी समझना चाहता हूँ, हाई कोर्ट में चूंकि अब मूव कर गए हैं जीपी सिंह और साथ ही साथ उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। अमूमन इस तरह के केसेस जो होते हैं सर, हालांकि छत्तीसगढ़ में जितना मुझे याद है, ये पहला मैं केस देख रहा हूँ कि एक आईपीएस है, वो भ्रष्टाचार के मामले में उसके ऊपर कार्रवाई होती है और फिर सीधे राजद्रोह लगता है। लेकिन अमूमन इस तरह के जो केसेस होते हैं उनकी परिणति क्या होती है सर? वो कितना परसेंटेज, उनका क्या रेशियो रहता है टर्नआउट होने में, या फिर जाते जाते कोर्ट में वो चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि बहुत महीन रेखा होती है तो फिर उसका बेनिफिट मिल जाता है? ये इन सब चीजों के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि मटेरियल क्या है। मटेरियल के ऊपर ही सारी चीजें निर्धारित होंगी, क्योंकि राजद्रोह में सबसे बड़ी चीज मंशा होती है। आपका इंटेंशन क्या है? कहीं पर एक आध दो बात कहीं लिखी हो, या कहीं पर किसी ने एक दो बात कह दी हो, या कहीं पे कोई ऐसा इशारा कर दिया हो, पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको देखें वो एक सार्थक आलोचना से ज्यादा कुछ नहीं हो तो राजद्रोह नहीं लगता है। परंतु यदि उसमें मंशा बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जो भी मटेरियल कलेक्ट हुए हैं उनसे मंशा अगर ये लगती है राजद्रोह की, तभी राजद्रोह लगता है। ठीक है सर, मैं आता हूं आरपी सिंह जी आपके पास। भगत जी को हम न्यायालय जो है, जी बोलिए प्रतीक जी। वो सभी चीजों को विचार करके निर्णय लेती है। हाँ, वो पूरा परिप्रेक्ष्य समझा जाएगा उसका। अच्छा आरपी सिंह जी, ये जो संजय जी भी कह रहे थे और ये लोग और भी लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जो हमने जब इस विषय को चुना तो ये चर्चा हुई तो बड़ी ये चीज़ निकली, बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है आपको उस पर आपत्ति हो, लेकिन ये चीज़ निकल कर आ रही थी। लोग कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो कुछ हाथ नहीं लग गया है जिसको लेकर के कांग्रेस को लग रहा है कि कुछ अपनी ही चीज़ें बाहर आ जाएंगी, और इसीलिए चूंकि भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है कि आज नहीं तो कल केंद्र के हाथ में चला जाए, इसलिए बेटर है कि इस मामले को दबा करके इस पूरे प्रोसीजर की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी अपने हाथ में रख ली जाए, ताकि अगर कुछ चीज़ें दाएं बाएं होती हैं तो वो हमारे हाथ में चीज़ें हमारे हाथ से निकले ना। ऐसी बातें कही जा रही हैं आरपी सिंह जी। देखिए अखिलेश भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं, ये उनका पिछले 15 वर्षों का अनुभव। वो ऐसा करते थे और ऐसा दबा के भी रखते थे और ऐसे छापे भी पढ़ते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के किसी अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। रमन सिंह में इतनी ताकत और इतना नैतिक साहस नहीं था कि किसी आईएएस और आईपीएस के यहाँ छापा मार देते। वो मार देते पटवारियों के यहाँ, बाबुओं के यहाँ, सब इंजीनियर के यहाँ, किसी क्लास 1 अफसर के यहाँ पिछले 15 वर्ष में छापा पड़ा हो तो अब संजय श्रीवास्तव जी इत्मीनान के साथ उसका नाम मुझे बता दें। दूसरी बात, एसीबी ने छापा मारा था 1 जुलाई को, आज तारीख है 9। अगर इतनी ही हड़बड़ी रहती तो 9 दिन क्यों लगते? ये काम तो 2 दिन बाद हो सकता था। मैं जो कुछ जानता हूं आधिकारिक तौर पर आपके चैनल पर अभी नहीं बता सकता, लेकिन जिस दिन जांच पूरी होगी तो चालान अदालत में पेश होगा, तब वो सारे डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक फोरम पे आ जाएंगे
मेरा दावा है अच्छे अच्छे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरी बात याद रखिएगा। आरपी सिंह जी, ऐसी बहुत बहुत ट्रांसपेरेंसी- गंभीर और बहुत बहुत भारी बिल्कुल। इशारा दे रहे हैं आप। बिल्कुल। और एक अधिकारी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो सकता है और उनके मित्र भी शामिल हो सकते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में संभवतः पहला मामला होगा। सर, जिसमें आप लोग को ये भी पता चलेगा- मित्र बीजेपी से ही है क्या, जिस तरह से भगत जी इशारा कर रहे हैं? समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। संजय जी, ये तो भारतीय कुछ बड़ा लग गया जनता हाथ सर, सरकार के हाथ कुछ बड़ा लग गया। संजय जी, कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे बताइए। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये सरकार जो है वो सर्कस का स्वरूप ले चुकी है। मैं बहुत गंभीरता के साथ में कह रहा हूं कि माननीय भगत जी को मैं सुन रहा था, यही भगत सिंह जी हैं जो 6 दिन पहले तक इनके कान में खराबी थी। जब शराबबंदी का सवाल किया गया तो इन्होंने कहा था सुनाई नहीं दे रहा। आपको भी याद होगा, आपके चैनल में भी चर्चा जी। अब यही क्या वक्तव्य दे रहे हैं, कल कह देंगे मैंने सुना नहीं, मैंने बोला नहीं। तो इनके मंत्रियों की क्या गंभीरता है क्या नहीं, इस पर मैं नहीं जाना लेकिन चाहता। आरपी सिंह जी को तो सब सुनाई देता है सर। नहीं, आरपी सिंह तो ऐसे हैं, सुनिए, ये तो रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं तो कहता हूं कि आज के चैनल को रिकॉर्ड रखिए जी, और मैं आपको आमंत्रण देता हूं, यदि कोई बीजेपी के व्यक्ति का नाम निकलेगा तो जो कहेंगे मैं कहूंगा, माफी मांगूंगा आपके सामने। लेकिन लफाजी जो है ये नहीं होना चाहिए। और ये कह रहे थे ना कि 60 वर्षों का इतिहास है, जब जब इस तरह की चीजें हैं, वास्तव में आपने जो सवाल खड़ा किया वही लाइन है कि घबराहट में बहुत कुछ लेन देन चल रहा है, इधर उधर चल रहा है, कौन किसको क्या डॉक्यूमेंट दे रहा है, इस सरकार अस्थिरता क्या मामले में है, किस तरह के सब मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं, एक दूसरे का विरोध हो रहा है खुले तौर पर। तो सरकार के खिलाफ में कौन क्या कर रहा है ये जनता भी समझ रही है। और आरपी सिंह को कहीं ये स्थिति ना हो जाए कि ये कहना पड़ जाए कि भैया गलती हमसे हो गई। और उसका मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये 60 वर्षों का इतिहास है कि कांग्रेस की सरकार पर जब जब संकट आया 99% ये रहा कि उसके पीछे कांग्रेस के नेता ही रहे हैं। और इसी आधार पर एक बार फिर से, और आपने ठीक कहा कि सरकार का मामला तो कहीं सामने नहीं आ रहा है, इसलिए तड़ा इस तरह की कार्रवाई को किया जाए। बिल्कुल सही लाइन पर जा रहे हैं, लेकिन माननीय न्यायालय का विषय ये सब चीजें हैं, इस पर हम सब लोगों को मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, गंभीरता बरतने की आवश्यकता है आरपी सिंह जी को भी और माननीय मंत्री जी को भी, जिनको कल तक सुनाई नहीं दे रहा था। कौन से हॉस्पिटल में जाके अपने कान का इलाज किए, या मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने जो उस समय श्रवण यंत्र दिया था उसको लगा लिए कि उनको सुनाई देने लगा। तो मुझे लगता है एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ बीजेपी की ओर से कि राष्ट्रद्रोह का विषय ने बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या की जी, आरपी सिंह जी, बड़ी गंभीरता के साथ में समझना चाहिए। और सरकार पर भी सवाल है, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में आए। ठीक है मामला क्या है, और कांग्रेस से कहीं सुन लीजिए भाई, आप मत बोलिए, ये राजीव भवन नहीं है, राजीव भवन नहीं है, राजीव भवन नहीं है, आप शांत रहो, कहानी मत सुनाओ, कहानी नहीं, पूरा चिट्ठा है, शांत रहिए। आप बोलेंगे अभिलाष जब बोलेंगे, अभिलाष जी जब बोलेंगे अभिलाष जी जब बोलेंगे तब से लेकर, अरे भैया देख लो, मामला कहीं खुल ना जाए आरपी सिंह। अरे यार, बड़बोलापन उल्टा ना पड़ जाए। इस प्यार को आपने बनाया था ना एसीपी चीफ, ये मुझे बताया एसीपी चीफ क्यों बनाया था आपने क्यों बनाया था एसीपी चीफ क्यों बनाया था? याद पूरा नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। ठीक है सर एक बार प्रतीक जी के पास चलते हैं, थोड़ा सा कानूनी पहलू, फिर मैं आता हूं आरपी सिंह जी आपके पास आता हूं, तो थोड़ा सा ठीक से मैं आऊंगा। संजय जी, आपका बड़ा सवाल है, मैं लूंगा आरपी सिंह जी से, लेकिन प्रतीक जी से मैं कुछ कानूनी पहलू समझ लूं, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं। प्रतीक जी, अमूमन इस तरह के जो केसेस होते हैं, इनका चालान पुटअप होने में कितना वक्त लगता है? हालांकि ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है, सब कुछ जांच एजेंसी पर निर्भर करता है, लेकिन अमूमन क्या लगता है आपको, कब तक हो पाएगा? जिस तरह से आरपी सिंह जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत वो देर अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे नहीं। नहीं, इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं केवल कानूनी जितनी दूरियां हैं वहीं तक सीमित रहूंगा। राजनीतिक दूरियों के लिए मेरे 2 मित्र बैठे हुए हैं। जी जी। जो कानूनी इसमें एंगल है वो ये है कि आपको जो चार्जशीट है वो 90 दिन के अंदर प्रस्तुत करना है। ठीक है। और जब भी देरी होती है तो उसका जो कानूनी उत्तर होता है वो ये होता है कि उसमें प्रॉपर जानकारी या डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए हैं और इसमें और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जिसका एक कारण भी पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
और तब न्यायालय के द्वारा समय दिया जाता है, और इस प्रकार से उसमें जो देरी होती है वो होती है, अन्यथा उसके अंदर ही चार्जशीट प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यदि चार्जशीट समय पे दाखिल नहीं होता है तो उसमें जमानत का एक लाभ एक्यूज्ड को मिलता है। अच्छा प्रतीक जी, अगर ये पूरा मामला एंटी करप्शन ब्यूरो से संबंधित रहता है, जो हम केवल उस ब्लैक मनी की बात कर लें कथित तौर पर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रिकवरी हुई है, तो अगर ये एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पूरा मामला रहता है तो ये क्या स्टेट गवर्नमेंट और उसकी एजेंसियों के हाथ में ही रहता है? और राजद्रोह का केस क्या सेंट्रल भी ट्रांसफर हो सकता है? ये थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दें आप। नहीं, यदि अगर स्टेट के विरुद्ध अपराध का मामला बनता है तो स्टेट में ही रहेगा, और जब तक इसमें विशेष परिस्थितियां उत्पन्न ना हो या केंद्र के किसी उसका वायलेशन ना हो या उसमें किसी इन्वॉल्वमेंट का अंदेशा ना हो या फिर कोई ऐसी बात ना हो जिसके लिए सीबीआई के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़े, तब तक उसमें सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। और वर्तमान में जैसी परिस्थितियां हैं उसमें सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के लिए राज्य सरकार की सहमति की भी आवश्यकता होती है। लेकिन सर, हमने कुछ केसेस देखे हैं जहां पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अगर ओके नहीं किया है, उसको लेकर विवाद हुए हैं, तो उस स्थिति में क्या फाइनली डिसाइड क्या होता है? क्या उसे सीबीआई टेक ओवर कर लेती है या स्टेट गवर्नमेंट उसको होल्ड कर लेती है? अमूमन ऐसे जो केसेस होते हैं वो कोर्ट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि उसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। लेकिन आरपी सिंह जी, मैं वापस आता हूं सर। देखिए, ये जो तमाम कानूनी बारीकियों के जिन रास्तों से हम गुजरते हैं, तो जो मंजिल समझ में आती है वो मेरे तो जो बात कही गई, मेरा जो कहते हैं ना कि सुई वहाँ अटकी हुई है कि ये राज्य सरकार के हाथ से ना निकले कहीं, इसके लिए तो राजद्रोह नहीं है सर, मैं बार बार कह रहा हूं। और अगर बीजेपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो वो कब तक आएंगे सर? ये दो सवाल है मेरे, बस समय कम है, जवाब दे दें सर। देखिए, एसीबी और ईडब्ल्यू राज्य सरकार की संस्था है और राज्य के भीतर काम करती है, इसमें केंद्र की दखल की बात ही कहां से आती? दूसरी बात, शर्मा जी ने जैसी बात कही, अदालत में विशेष परिस्थिति अगर ना हो और कोर्ट को न लगे तब तक ये मामला केंद्र के पास जाने वाला नहीं है जी। तो हमारे लिए कोई घबराहट की बात ही नहीं है। घबराहट की बात जिन लोगों के लिए है वो बेचैन हुए पड़े हैं। ठीक है सर। सर लेकिन 124 में सुन लीजिए, कितने दिनों में हम देख पाएंगे कुछ चालान? सुन लीजिए ना जी, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए 124A का अभी एक ताजा मामला हुआ था। एक नन्ही सी बालिका के ऊपर, नाम था दिशा रवि, जो किसान आंदोलन को खाली सपोर्ट कर रही थी, उसको अंदर कर दिया राजद्रोह में। उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन पत्रकार राजद्रोह में अंदर हैं। तो एक अधिकारी भ्रष्ट, जिसके ऊपर 8 दिन की जांच के बाद यह मामला कायम होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों? आपको तो खुलकर समर्थन करना चाहिए कि 15 साल में जो हम नहीं कर सके वो भूपेश बघेल जी 2.5 साल में करके दिखा दिया। और संजय श्रीवास्तव जी, मेरी एक नेक सलाह याद रखिएगा, मैंने तो किसी बीजेपी नेता का नाम तक नहीं लिया। आप कहने लगे कि भाजपा का कोई नेता अगर शामिल होगा तो मैं माफी मांगूंगा। अरे मेरे मित्र, अभी से सफाई क्यों? दुनिया आपको गुनहगार समझने लगेगी। सफाई मत कीजिए, सफाई देने का समय आएगा जी, सफाई देने का समय आएगा। सर कब आएगा वही तो पूछ रहा हूँ आरपी सिंह जी, कब तक? आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि कहीं आपके नेता का नाम उसमें ना निकल जाए। आरपी सिंह जी, लेकिन कब तक सर ये खिंच तो नहीं जाएगा तारीख पर तारीख सॉर्ट ऑफ? अभिलाष जी, देखिए चालान प्रस्तुत करने का एक जो है समय सीमा होती है, उस निर्धारित। अरे सर, वो सरकारी खेल हम देखते हैं सर, तकनीकी पहलुओं पर कैसे चालान पेश होते हैं, फिर उनमें कमी होती है, फिर जवाब मांगा जाता है, फिर वो जानकारी जुटाने के लिए वक्त मांगा जाता है, वो तो सब पूरी दुनिया देखती है। अभिलाष भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो बार पूछ रहे हैं उसके लिए मैं एक शब्द कह सकता हूँ कि जिस दिन भी जानकारियां सार्वजनिक होंगी, चालान प्रस्तुत होगा, तो आप जो सोच रहे हैं और जो पूछ रहे हैं वो दोनों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है संजय जी, बहुत बड़ा खतरा है क्या? बहुत संक्षेप में सर। मैंने तो अभिलाष जी स्वीकार कर ली, आपके चैनल पे मैंने तो चुनौती दे दी है, इससे बड़ी बात क्या करूं। एक बात आरपी सिंह ने ठीक कहा, जो काम हमने 15 साल में नहीं कर पाया वो ये 2.5 साल में कर गए।
ये सरकार 2.5 साल में इतनी बदनाम हो गई, इतनी बदनाम हो गई, क्यों बोलते हैं? वर्ग 3 और वर्ग 4 के ऊपर ये छापा 2.5 मारा साल जाता में है। इतने बदनाम हो गए हैं जो 15 साल में बीजेपी की सरकार बदनाम नहीं हुई। और मुझे लगता है कि केवल एसआईटी, केवल माहौल बनाना साकार का काम है। पहले एसआईटी बनाते थे, अब जांच कराते हैं। 3 साल निकल गए, 2 साल बाद इनकी विदाई है। ये तय है, 36,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके बोल रहे बैठे हुए हैं। हैं। ये इनका नेता स्पीच है, ये बीच में बोलना, जांच मत ये कीजिए। बीच में बोलना ठीक है नहीं। सर। ज्ञान दे रहे हैं। ना सर, आरपी सिंह जी बस एक 30 सेकंड के लिए जवाब देने दीजिए। जी संजय जी प्लीज 30 सेकंड। देखिए, इनका सबसे पहले इनका जो बीच में बोलना, यही इनका इरिटेशन है, यही सर प्लीज 30 सेकंड सर, यही आप है। बात रखिए। मुझे देखिए, मैंने तो बहुत बड़ी बात कही आपके चैनल में, मैंने तो चुनौती दी है, पहली बात। दूसरी बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा आपकी ने, सुनो तो सर वक्त कम है सर, प्लीज सर। अरे सुनो तो, चोर की दाढ़ी में तिनका। सर वक्त कम है सर, प्लीज बहुत कम वक्त है सर। देख रही है, जनता देख रही है। चोर की दाढ़ी में रखा है। खींच रहे हो। ठीक है सर, ठीक है। हंस रहे हो मतलब संजय जी खींच ने रहे हो। बिल्कुल चुनौती तो दी है 2.5 साल और तो न्यूज बदनाम- 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आकर के सभी के सामने दी है। और अब देखते हैं कि संजय जी की चुनौती जीतती है या आरपी सिंह जी का विश्वास और वो दावा जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस दिन चालान पेश होगा उस दिन बहुत बड़े खुलासे होंगे और सब हिल जाएंगे। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे खासतौर पर प्रतीक शर्मा जी, आपका आज हमारे साथ आप जुड़े और इस पूरे मामले के सीधे सीधे कानूनी पहलू बहुत सरल भाषा में आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और साथ ही साथ संजय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। आरपी सिंह जी, आपका भी शुक्रिया। और आरपी सिंह जी, हम इंतजार कर रहे हैं सर जल्द से जल्द पेश हो ये चालान, क्योंकि ये दरअसल अगर ऐसी कोई साजिश सरकार के खिलाफ वाकई में हो रही थी तो ये बेहद गंभीर बात है और छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य नया है, साजिशें तो और पुरानी हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता देखना चाहती है कि उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों या चुनी हुई सरकार के खिलाफ क्या ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस मिलकर सच में कोई साजिश रच रहे थे। फिलहाल आज आपकी बात में बस इतना ही। दें इजाजत, नमस्कार।